चलिए आइए देखिए यहाँ पर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, जैव अणु, और जैव अणु का आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण इसका देखने वाले हैं। देखिए अब इस रासायनिक गुण में हम लोग क्या कर रहे थे, कहेंगे सर रासायनिक गुण के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के साथ अलग अलग पदार्थ का अभिक्रिया। जैसे सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज का रासायनिक गुण, और ग्लूकोज के रासायनिक गुण में पहला अभिक्रिया जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। सुनिएगा ध्यान से बाबू रे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया क्यों कराया जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया इसलिए कराया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वास्तविक में आपका जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है या नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पर कैसे अभिक्रिया हो रहा है। देखिए पहला है आपका ग्लूकोज का रासायनिक गुण में HI के साथ अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन विथ HI, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो हमें समानता हेक्सेन प्राप्त होता है, और यह सूचित करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है या नहीं। जैसे समझिए ध्यान से आप हम लोग क्या करेंगे, HI की उपस्थिति में यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन यहां पर हम जोड़े, यदि 2 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन यहां पर जोड़िए और 2 हाइड्रोजन यहां पर जोड़िए, तो कहेंगे सर ये 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? यहां पर भी देखिए, तो यदि आप 2 हाइड्रोजन जोड़े यहां पर देखिए, यहां पर यदि आप 2 हाइड्रोजन जोड़े, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़े, नीचे भी क्या जोड़िए? 2 हाइड्रोजन, तो कहेंगे सर एक हाइड्रोजन बनाएगा H2 और एक बना लेगा OH के साथ मिलकर के H2O। तो कुल मिलाकर के इसमें से देखिए जितने ऑक्सीजन है ना वो सभी H2O के रूप में मुक्त हो जाएंगे, और कहेंगे सर एक एक हाइड्रोजन क्या होगा? 2-2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो एक एक हाइड्रोजन सब आपस में मिल करके किसका निर्माण कर लेगा? हेक्सेन का। किसका निर्माण कर लेगा? हेक्सेन का। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये आपका कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, यहां पर हम लेकर आते हैं कितना हाइड्रोजन को? ऊपर में H2 और यहां पर भी H2 को। देखिए कहिए सर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा? यहां से H2O। जैसे ही जल बनाएगा तो बताइए 1 हाइड्रोजन बच गया और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड और खाली है, तो ये क्या बच जाएगा जी? CH3। क्या बन जाएगा? अगला कार्बन का यदि आप गौर से देखिए तो इधर आपका OH है और यहां पर क्या है जी? H है। यदि HI की उपस्थिति में इसका अवकरण करवाइएगा तो कहेंगे सर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन और ये OH मिलकर फिर से क्या बना लेगा? आपका जल बना लेगा, H2O बना लेगा, और बच क्या गया? 2 हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर क्या बनाएगा? CH2। तो कुल मिला के सभी ऑक्सीजन क्या होंगे? हाइड्रोजन के जोड़ने के कारण सभी यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो सभी निष्कासित हो जाएंगे, और निष्कासित होने के बाद हमें अंत में क्या प्राप्त, किसकी प्राप्ति होगी? हमें अंत में किसकी प्राप्ति होगी बाबू रे? कि सर हमें हेक्सेन की प्राप्ति होगी, और हेक्सेन की प्राप्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक में क्या कि सर आपका जो ग्लूकोज है ये कितने कार्बन वाले हैं? 6 कार्बन वाले हैं। कितने कार्बन वाले हैं? देखिए तो इस अभिक्रिया को इसलिए कराया जाता है कि कार्बन के अंदर जो कार्बन है वो आपका हेक्सेन के फॉर्म में, या 6 कार्बन इसमें है कि नहीं, और 6 कार्बन यदि उसके बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? हेक्सेन के नाम जानते हैं। इस अभिक्रिया को समानता किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आप लोग इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, पहला लिखिएगा आप लोग ग्लूकोज का रासायनिक गुण, ग्लूकोज का रासायनिक गुण, ग्लूकोज का रासायनिक गुण लिखिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक गुण, ग्लूकोज का रासायनिक गुण। चलिए ग्लूकोज का रासायनिक गुण लिखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक गुण लिखिएगा। पहला HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया। देखिएगा जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ, HI के साथ कराई जाती है, तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ कराई जाती है, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ कराई जाती है तो हमें समानता, तो हमें समानता हेक्सेन की प्राप्ति होती है।
तो हमें समानता हेक्सेन की प्राप्ति होती है, तो हमें समानता हेक्सेन की प्राप्ति होती है। और हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा जी? C6H14 है ना, CnH2n+2 है ना। हमें समानता हेक्सेन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? हेक्सेन की प्राप्ति होती है। और यह सूचित करता है कि ग्लूकोज में 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 6 कार्बन रेखिक श्रृंखला में है। यह सूचित करता है कि 6 कार्बन रेखिक श्रृंखला में है। इस अभिक्रिया को आप लोग समझे ना। देखिए इसमें कराना क्या? अवकरण। क्या कराना है? HI की उपस्थिति में अवकरण कराना है। कहीं सर 2 हाइड्रोजन, देखिए जितने ऑक्सीजन परमाणु दिख रहे हैं ना जहां जहां, तो यहां पर हम 2 हाइड्रोजन दिए तो H2O बन गया। फिर इस कार्बन के साथ यदि 2 हाइड्रोजन दिए तो क्या बन जाएगा बोलिए तो? सर 2 हाइड्रोजन जैसे देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? सर जैसे 2 हाइड्रोजन दीजिएगा यहाँ पर CH3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर दीजिएगा तो एगो OH और एगो H मिल क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। एगो हाइड्रोजन इसके जगह पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा जी? CH2 बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमको किसकी प्राप्ति हुई? हेक्सेन की प्राप्ति हुई। इसको लिख लीजिएगा। ये आपका है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम लोग एल्डोज या एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। जिसे एल्डोज या एल्डिहाइड। चलिए यहां तक हो गया ना, आगे बढ़े। इसके सारे ऑक्सीजन किसके रूप में मुक्त हो गए होंगे बोलिए तो? क्या होगा? H2O के रूप में। क्या होगा? H2O। जैव ऑक्सीजन क्या होगा? H2O के रूप में मुक्त हो जाएगा। 6H2O के रूप में। हटा यहां से, इसको हटा दे। चलिए अब आपको हम किसके साथ अभिक्रिया करवाना? हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ। आइए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। नोटे यहां देखो, कहेंगे सर यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जब यहां देखे तो जब NH, देखिए यहाँ पर NH2OH के साथ अभिक्रिया, जिसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? हाइड्रोक्साइड एमीन। हाइड्रोक्साइड एमीन। तो दूसरा लिखिएगा हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ, मतलब रिएक्शन विथ NH2OH। रिएक्शन विथ NH2OH, हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ NH2OH, रिएक्शन विथ NH2OH, रिएक्शन विथ NH2OH, जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड एमीन कहते हैं। बहुरे यहां पर सुनिएगा ध्यान से, ये NH2 माने एमीन हो गया और इसमें OH लगल है तो इसका नाम क्या रख दिए हम लोग? हाइड्रोक्साइड। क्या रख दिए? आइए ध्यान से, यहां पर जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ कराया जाता है तो हमें ऑक्सीन प्राप्त होता है। अब यहां तो देखिए क्या होता है कि सर इसका ये ऑक्सीजन जो है इसके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? H2O। क्या बना लेता है? आप देखिए ध्यान से, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसके जगह पर कौन चल गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? ऑक्सीन के नाम जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सीन। देखिए ना कहीं लिखा हो ऑक्सीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीन। तो हमें ऑक्सीन की प्राप्ति होती है। यह सूचित करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। देखिए
ये जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। यदि कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित नहीं होता तो ये नाइट्रोजन कभी भी इसके जगह पर जाकर के नहीं जुड़ता। यही कारण है कि हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कौन सी उपस्थित है, कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। तो लिखिएगा आपको कुछ ने किया, देखिए ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन छोड़ा ना तो 2 बॉन्ड इसका फ्री हुआ होगा, नाइट्रोजन इसके स्थान पर चला जाएगा, इसके साथ एक OH जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं ऑक्सीन। ये कौन सी है, ग्लूकोज। तो लिखिएगा NH2OH के साथ अभिक्रिया। लिखिएगा, लिखिए जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ कराया जाता है तो, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ कराया जाता है तो, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ कराया जाता है तो, हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ कराया जाता है तो हमें ऑक्सीन की प्राप्ति होती है, कराया जाता है तो हमें ऑक्सीन की प्राप्ति होती है, हमें ऑक्सीन की प्राप्ति होती है, हमें ऑक्सीन की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया सूचित करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। यह अभिक्रिया सूचित करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। यह अभिक्रिया सूचित करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। 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 यह अभिक्रिया सूचित करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बना लिएगा OH के साथ और 2 कार्बन साथ, तो हो गया ऑक्सीन। पहले यह था ग्लूकोज, इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाए, हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ, तो बन गया इसको लिखिएगा हो गया, सब सेम टू सेम है, खाली देखिए यहाँ पर इसका वाला H2 है, इसका मिला O, मिलकर क्या हो गया -H2। जैसे ही -H2O हुआ तो यहां पर अब बन गया ऑक्सीन, ग्लूकोज से ऑक्सीन। हटाए जिसको, चलिए सेम है, सब कुछ है, बस सिर्फ ऊपर में चेंज किया। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH आ गया, जो पहले क्या था जी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, उसके जगह पर हमने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड N और OH कर दिया। चलिए ध्यान से, यहां से रिलीज क्या हुआ, H2O। देखिए अगला रिएक्शन है HCN के साथ, है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए तो HCN के साथ देखिए बाबू होगा क्या, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, गौर समझिएगा यहाँ पर, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करवाया जाएगा, कि सर जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ, जैसे हम लोग साइनोहाइड्रीन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, साइनोहाइड्रीन।
जब ग्लूकोज की अभिक्रिया साइनोहाइड्रीन के साथ कराई जाती है तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है, देखिए बाबू, जहां पर भी कोई चीज जोड़ना आसान हो जाए ना, तो मतलब समझ जाइए कार्बोनाइल ग्रुप है। यह अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में कौन सी उपस्थित है, कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। ये अभिक्रिया भी क्या बताएगी ग्लूकोज में, देखिए यहां पर सुनिए हमने क्या किया यहां पर देखिए कि सर ये आपका ग्लूकोज हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम लोग बोलते हैं। आइए ध्यान से, इसका अभिक्रिया करवाए HCN के साथ, किसके साथ, तो देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये अटैक कर दिया OH पर, समझे ना। यहां का सिर्फ संरचना देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए कार्बन था, अब यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, इधर हो जाएगा H और इधर एक बॉन्ड बना हुआ, बताइए एक बॉन्ड अभी भी खाली है। अब बच कौन गया जी, केवल कार्बन और नाइट्रोजन बन गया है, बच गया है। तो कार्बन तो बाबू रे कितना बॉन्ड बनाता है, कहेंगे सर 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया, ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि एगो OH डबल बॉन्ड क्या था, ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल समूह उपस्थित था। हमें मिला क्या, सुनिए, कहेंगे सर जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ, किसके साथ, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराई जाती है तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है, तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है। लेकिन सुनिए ध्यान से बाबू, अच्छा ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसका हाइड्रोजन कभी नहीं जुड़ता सर जब तक यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं रहता, अर्थात कार्बोनाइल समूह था, इसलिए यह हाइड्रोजन जाके OH बनाया, और जैसे ही OH बनाया तो यहाँ पर कहेंगे सर एक बॉन्ड फ्री हुआ और यहाँ पर आकर कौन जुड़ गया, साइनो जुड़ गया, इसलिए हम लोग इसे किसके नाम से जानते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। और कहेंगे सर यह अभिक्रिया किसको स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह उपस्थित है, कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। तो लिखिएगा, लिखिए तो जब 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 ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ HCN के साथ HCN के साथ कराया जाता है तो तो हमें किसकी प्राप्ति होती है बाबू रे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है, तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है। इससे क्या स्पष्ट होता है बोलिए तो, इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन की प्राप्ति होती है। तथा इससे यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि तथा इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, एग्जांपल लिख लीजिएगा। ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, इधर था ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया कराए तो बन गया साइनोहाइड्रीन।
ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। लिखिएगा इसको। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराई जाती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की प्राप्ति होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। कल आपका क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का जानवर करते हैं, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का वो सब्जेक्टिव टेस्ट है। फिजिकल का सॉरी, इनऑर्गेनिक का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन रेडी हो चुका है, बस टेस्ट होना है। कि परसों कर दे? नहीं नहीं, एक दिन और एक्सटेंड करते हैं, परसों कर देते हैं। चलिए कल कर देते हैं, सोमवार को। कल नहीं, सॉरी मंगलवार को। मंगलवार को कर देते, एक दिन और एक्सटेंड कर देते। चलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, 6 लेसन का भी बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बोले हैं पी ब्लॉक को वो सब क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। उस वक्त बोलिएगा नहीं कि सर ये नहीं बताया, क्वेश्चन तो हम सब बताए ही हैं, बस वही सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। समझे? इसको हटाए। हाँ तब ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे? अच्छा ठीक, चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, हटाए इसको जी, इसको हटाए। अगला देखिएगा, तो अगला है आपका, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका जो है कमजोर ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया। कमजोर ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया, कमजोर ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया, कमजोर ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीकरण से हमें किसकी प्राप्ति होती थी? एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी करवाते थे तो हमको किसकी प्राप्ति होती थी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी? याद आया? सीढ़ी जो बनाए थे, याद है? एल्कोहल के ऊपर क्या था जी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर क्या था? कीटोन। और कीटोन के ऊपर क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण, नीचे आने पर एक सीढ़ी बनाए थे ना ऐसा वाला, याद आया? जा कॉपी में देखिएगा, एक सीढ़ी ऐसा वाला बनाए थे। चलिए आइए ध्यान से यहाँ पर, बाबू रे अब कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है? पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो, है ना, तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना यह प्रदर्शित करता है कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है। याद कीजिए, कमजोर ऑक्सीकारक से भी कौन सी होता है जी? एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहां पर समझिए ध्यान से, ऑक्सीकरण होगा कैसे, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए कहेंगे सर, आइए ध्यान से ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो देखिए बाबू, ऑक्सीजन जब ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीकृत होने के कारण बताइए यहां पर क्या होगा? अरे ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है पहले समझिए, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर H, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या हो गया ये? अब हमको बनाना है इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल।
देखिए ध्यान से यहाँ पर, अरे ये क्या आपका एल्डिहाइड, सुनिएगा ध्यान से, एल्डिहाइड, यदि इसको हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा जी, इसका ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। अरे इसका कोई सा ऑक्सीकरण करवाएगा, आंशिक, आंशिक का मतलब समझते हैं ना, O2 लिख करके हाफ कर देंगे, लीजिए काटिए, कितना कितना ऑक्सीजन हुआ, एक ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एगो O, यहाँ पर एगो H दे सकते हैं। बताइए ये आपका क्या हो गया जी, सुनिए, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। तो कहेंगे सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के समूह में जब एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा तो उसे हम लोग ग्लूकोनिक एसिड के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। अभी ये क्या एल्डिहाइड है, क्या ही है, देखिए इसी का हम फोटोकॉपी मारते हैं, ऐसे लिए ऐसे कोई जीरोक्स मारे, इसको लिए ऐसे जीरोक्स मार दिए, लग गया जीरोक्स। चलिए नुनू रे, अभी देखिए तो ऊपर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड, क्या दिखाई दे रहा है ऊपर में, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H है ना। कहेंगे सर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको आंशिक ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा, और आंशिक ऑक्सीकरण जब करवाएंगे, जैसे इसका आंशिक ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहां पर बताइए खाली एगो यहां पर ऑक्सीजन और एक यहां पर हाइड्रोजन दे दिए। अब क्या बन गया बोलिए कि सर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ा है। तो बताइएगा एक बात कि ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होता है, इसमें कितना ऑक्सीजन होगा, 7 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन जी, क्योंकि इसका क्या करवाए हम लोग, आंशिक ऑक्सीकरण, किसके उपस्थिति में, देखिए टॉलेंस अभिकर्मक, फैलिंग विलयन, और बताइए तो Br2, H2O, HNO3, इन सब की उपस्थिति में क्या करवाया है, इसका आंशिक ऑक्सीकरण करवाया है। तो जब इसका ऑक्सीकरण करवाइएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH। तो कहेंगे सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और एक उसके साथ OH जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और चूंकि ये ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा बताइए ऐसा क्यों हुआ कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो ऐसा नहीं होता सर, लेकिन एल्डिहाइड था इसलिए यहां पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अवकरण करवाते हैं, अवकरण मतलब समझते हैं ना, अवकरण का मतलब क्या हुआ कि सर H2 जब उसमें जोड़ते हैं, जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तब हमें किसकी प्राप्ति होती है कि सर तब हमें जो है एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। हाँ आंशिक ऑक्सीकरण करा रहे हैं, हाफ फोटो जोड़िए, कहां पे हाइड्रोजन जोड़ रहे, ये हाइड्रोजन तो आपका पहले से ही है ना, खाली इसके बीच में कुछ ही आ गया, ऑक्सीजन आ गया है ना। देखिए सुनिए ये हाइड्रोजन, आप एक बार समझो, ये हाइड्रोजन तो पहले से ही आपका है, सिर्फ हम क्या किए हैं इस हाइड्रोजन से पहले बीच में ऑक्सीजन दे दिए। ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाता है, 2 गो, एक बनाया कार्बन साथ, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये अब क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और चूंकि ग्लूकोज के रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लूकोनिक एसिड। चलिए लिखिएगा इसको, देखिए जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, लिखिए ना, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो, जब ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो, कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो, ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, 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 तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना, तथा ग्लूकोज को कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना, तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना,
तथा ग्लूकोज का कमजोर ऑक्सीकारक पदार्थ से ऑक्सीकृत हो जाना यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, कि इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है। इसको लिखिए। इसको लिख लिए ना। चलिए आप पढ़ना हमको फीसर प्रोजेक्शन। फीसर प्रोजेक्शन क्या होता है? वैज्ञानिक था जिसका नाम था फीसर। उसने क्या किया, कांटा जैसा संरचना दिया, जैसे मछली में कांटा रहता है ना, वैसी संरचना किसके लिए दिया था? अभी आइए बताते हैं आपको फीसर प्रोजेक्शन क्या है। हटा इसको जी, हटा दे। चलिए, अरे सेम टू सेम है, खाली एगो देखिए यहाँ पर OH जुड़ा है, बस एगो ऑक्सीजन जुड़ा है, बीच में था हाइड्रोजन पहले से था ही। ग्लूकोज का संरचना जिसको नहीं आता है सुनिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, जो है ना 6 कार्बन ऐसे लिख देना है। 6 कार्बन लिख दिए, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा, और नीचा में नहीं कुछ तो CH2, यहां पर OH दे दीजिएगा। इतना दे दिए। आप समझिए ध्यान से, कहे सर एगो तीसरा कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5, अच्छा एक और कार्बन होगा, एक कार्बन कम पड़ गया, 6 कार्बन पहले लिखिए। छठा कार्बन पर लिखिए CH2 बॉन्ड OH, और यहां पर देखिए कहे सर 1 2 3, तीसरा कार्बन पे एगो H इधर और इधर OH दे दीजिए, बाद बाकी सब में इधर OH लिख दीजिए, इधर H लिख दीजिए, इधर OH लिख दीजिए, इधर H लिख दीजिए, इधर OH लिख दीजिए, इधर H लिख दीजिए। लीजिए हो गया आपका ग्लूकोज बनकर तैयार, समझे ना। आइए रेनू, यहां पर देखो तो अगला हम लोग को पढ़ना फीसर प्रोजेक्शन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फीसर, है ना, सुनिए रे साहब, उन्होंने क्या किया, कांटा, मछली के कांटा जैसा ग्लूकोज का संरचना दिया, और मछली के कांटा के अनुसार क्या हुआ सुनिए ध्यान से, मछली किस तरह से कांटा रहता है जी, नहीं रहता कांटा कितने, है ना, तो उसी प्रकार का संरचना दिया। देखिए सुनिए, इन्होंने क्या किया, यहां पर दे दिया कार्बन, देखिए यहां पर क्या होगा जी H, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या है O। यहां पर बताइए इसका क्या होगा, बताइए, यहां पर आपका हो जाएगा OH, और यहां पर हो जाएगा H, यहां पर क्या हो जाएगा OH, और यहां पर क्या हो जाएगा जी H, यहां पर क्या लिखिएगा OH, यहां भी OH, इधर दे दीजिए H, और यहां पर लिख दीजिए CH2, तो यहां भी ऐसे नहीं लिखना है CH2H, यहां भी ऐसे करना है, और यहां पर लिखना है OH। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, फीसर संरचना। मछली कांटा जैसा संरचना है ना, इसलिए हम लोग इसे कैसे नाम जानते हैं, फीसर, ग्लूकोज का फीसर बनावट, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का फीसर बनावट, है ना। आइए ध्यान से, पर फीसर इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज।
देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब आइए देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, फीसर बनावट ग्लूकोज का फीसर बनावट ग्लूकोज का खुला श्रृंखला, फीसर प्रोजेक्शन और ओपन, या तो फीसर बनावट कहिए या फिर क्या कहिए इसको, ग्लूकोज का खुला श्रृंखला। तो या तो इसको बोलिए फीसर बनावट या तो ग्लूकोज का खुला श्रृंखला। देखिए यहां पे बोलिए फीसर बनावट या ग्लूकोज का खुला श्रृंखला, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, पहली बार ग्लूकोज में उपस्थित OH के सजावट को भी वर्णन किया, इसलिए इस सजावट को फीसर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। फीसर ने ग्लूकोनिक तथा सैकरिक एसिड के संरचना का भी वर्णन किया। अब देखिए यहां पर फीसर बनावट संरचना यही है, मछली कांटा जैसा संरचना, ऐसा लीजिए यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर क्या होगा बोलिए तो, अच्छा यहां पर क्या है जी, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या है जी बोलिए तो, यहां पर आपका हाइड्रोजन है। ठीक, कार्बन सब छुपा हुआ है, कार्बन को लिखना नहीं है। अच्छा यहां पर क्या होगा बोलिए तो, यहां पर क्या होगा, उल्टा लिख दी, रुकिए ऐसे लिख दीजिए, ऐसे यहां पर लिखिए H, यहां पर डबल बॉन्ड दीजिए, यहां पर दीजिए O, यहां पर क्या होगा बोलिए OH, यहां पर हो जाएगा H, यहां पर क्या होगा बोलिए, इधर हो जाएगा OH, तीसरा कार्बन है ना, इधर हो जाएगा H, बाद बाकी लिखिए ना OH और यहां पर H, यहां पर भी क्या होगा OH और यहां पर H, और कहेंगे सर लास्ट में क्या है CH2OH ना, तो यहां पर कार्बन, यहां पर OH, समझे ना, लिख लीजिए इसको H2OH, इसी को बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन। लिखिएगा, देखिए फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, फीसर बनावट या ग्लूकोज का खुला श्रृंखला, हेडिंग दीजिएगा फीसर बनावट या ग्लूकोज का खुला श्रृंखला, देखिए खुला श्रृंखला, देखिएगा फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, फीसर ने कई गुणों का अध्ययन किया, कई गुणों का अध्ययन किया, पहली बार ग्लूकोज में उपस्थित OH के सजावट को भी, पहली बार ग्लूकोज में उपस्थित OH के सजावट को भी वर्णन किया, पहली बार ग्लूकोज में उपस्थित OH के सजावट का को भी वर्णन क्या किया, का भी वर्णन किया, इसलिए इस सजावट को फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं, 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 इसलिए इस सजावट को फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था फीसर, लिखिए इस सजावट को फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं। नीचे एरो लिखिएगा, फीसर ने ग्लूकोनिक तथा सैकरिक एसिड के संरचना का भी वर्णन किया, ग्लूकोनिक तथा सैकरिक, ग्लूकोनिक तथा सैकरिक, ग्लूकोनिक तथा सैकरिक एसिड के संरचना का भी वर्णन किया। उसके बाद ये बना लीजिएगा फीसर प्रोजेक्शन, मछली कांटा जैसा संरचना को हम लोग बोलते थे फीसर प्रोजेक्शन।
फिशर प्रोजेक्शन। मछली कांटा जैसा संरचना है इसका, समझना। हाँ हटा है, कोनो कोनो मछली में इतना कांटा रहेगा ना, खाइएगा खाली गरबे करेगा। आइए हटा है, इसलिए तो हम खा का आप लोग का एहसान कर रहे हैं। हटा है इसको जी। चलिए अगला, आप पढ़िए तो फ्रुक्टोज, सुनिएगा ध्यान से। आपका ग्लूकोज खत्म हुआ, आप पढ़िएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज लिखिएगा। नहीं बनाया संरचना, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए ना, मैं बगल में बना देता है। देखिए सुनिए, एना लीजिएगा, एना कर लीजिएगा, और डंटा क्या देना मालूम है? देखिए ऐजा एगो, ऐजा एगो और 4 गो बीच में हुआ जी। ऐसे कर दिए ना। अब इस कांटा में देखिए तो सुनो बाबू, यहाँ पर आपका मोन है, यहाँ चलिए ऐसे ऐसे नहीं लिखना, किसी को मोन है ऐसा नहीं, यहाँ पर सिया चो लिख देते। चलिए ठीक, और नहीं तो कहेंगे हे सर जब इतने मोड देवे किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीजिए ना, यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए, यहाँ पर H2OH दीजिए ना, इन्ने OH इन्ने OH, इन्ने हाइड्रोजन इन्ने हाइड्रोजन। हाँ बोलिए ना। चलिए इसको लिख लीजिए। ये आपका कौन सा बनावट हो गया जी? फिशर बनावट। कौन सा बनावट? फिशर बनावट। लिख लीजिएगा, है ना, यही था फिशर बनावट। हो गया ना, लिखिए फिशर बनावट हो गया। आप लिखिएगा इसका। बाबू ने सुनो है ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, कुछ नहीं सुनिए बाबू, एक बार समझो। कहेंगे सर आपको परिभाषा पूछे फिशर बनावट क्या है, तो कहेंगे सर वैसी संरचना जिसमें उपस्थित OH तथा ग्लूकोज के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और किसको जी? OH को मछली के कांटा के समान संरचना में सजाने की प्रक्रिया को फिशर बनावट कहते हैं। समझे? मछली के कांटा के समान संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर बनावट। बस समझे ना। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अच्छा बाबू रे सुनिए, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। किसका मोनोसेक्राइड है? बोले तो सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का हम लोग जल अपघटन करवाए थे, तो ग्लूकोज मिला था, क्या मिला था जी? फ्रुक्टोज। तो कहे सर फ्रुक्टोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है ना, जो कि कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कीटोज, है ना, कीटोज। सुनिए बाबू, कीटोज का मतलब हुआ जिसमें कीटोन उपस्थित हो ना। आइए ध्यान से, जो कीटोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, जो है ना, जो मुख्य रूप से, देखिए मुक्त लिखा गया, जो मुख्य रूप से कहां पे पाया जाता है जी? मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग किसके रूप में? मधुरक के रूप में। मधुरक का रूप में मतलब होता है क्या? स्वीटनिंग एजेंट। मधुरक मतलब समझते हैं ना? हाँ, जिसका सैकरीन, एलिटेम। आप लोग जितना भी स्प्राइट वगैरह पीते हैं, चाहे बर्फ और जो खाते हैं, वो सब कौन सी है ना? देखिए बर्फ, उसके बाद कैसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्फ हो गया, और बताते हैं सैकरीन किस किस में रहता है। अरे रसना, आप जितना भी पीते हैं ना आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें 0 शुगर लिखल रहेगा, सब में लिखल रहता है, सब कौन चीज में रहता है? सैकरीन। बच्चा में अपना लोग जो बर्फ खाते थे, है ना, चाप चाप के, याद है? हाँ, मक्के वाला जो देते थे, मक्के के बराबर में, वो सभी जो बर्फ था वो सब किसका बना था? सैकरीन का। तब तो आपको 1-2 रुपया मिल जाता है, नहीं तो 1-2 रुपया मिलने वाला था? नहीं मिलने वाला था। आइए ध्यान से सुनिए बाबू, सैकरीन है, मधुरक का मतलब हुआ, सुनिए ध्यान से, जो भी 0 शुगर का मिठाई है ना, जिसमें लिखा गया 0 शुगर, मतलब समझ जाइए चीनी नहीं डाला गया इसमें। इसमें क्या डाला गया है कि सर, है ना, इसमें डाला गया है मधुरक। और मधुरक कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जिसे हम लोग कृत्रिम मधुरक के नाम जानते हैं, जो स्वाद में मीठा है लेकिन चीनी नहीं है। तो लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें, देखिए फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। 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 देखिए फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, जो सुक्रोज लिखिएगा, जो सुक्रोज
जो सुक्रोज, नहीं ठीक है, कीटोज का ही प्रकार होता है सुक्रोज, रुकिए रुकिए, ठीक है। देखिए जो कीटोज के, देखिए कीटोज के डाइसेक्राइड के, जो कीटोज के डाइसेक्राइड के, जो कीटोज के डाइसेक्राइड के, कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेक्राइड मतलब होता है चीनी, जो चीनी वाला पदार्थ। जो कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जो कीटोज, जो कीटोज के, जो कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जो कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जो कीटोज के डाइसेक्राइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। देखिए ना, देखिएगा जो मुख्य रूप से फलों में, जो मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में, जो मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में, जो मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, पाया जाता है, तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। तो जितने भी जीरो शुगर वाला मिठाई है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए है, वो सब महंगा रहता है एक कारण से, समझे ना। लिखिएगा, तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट। तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है, तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है, तथा शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। नीचे एरो देख लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। 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 अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, फ्रुक्टोज का भौतिक गुण सुनिए ध्यान से। यह स्वाद में मीठा होता है और सबसे मीठा होता है, बताए थे ना आपको। अच्छा, इसके गलनांक का मान उच्च होता है, यह जल में घुलनशील होता है। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। याद कीजिए, ग्लूकोज में, यहां पर सुनो ना ध्यान से, ग्लूकोज में यहां पर देखिए ना, पहली पर एल्डिहाइड है, लेकिन जब हम फ्रुक्टोज का संरचना बनाए थे तो यहां पर क्या हुआ था, CH2OH, और दूसरा कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा के साथ, तो दूसरा कार्बन के साथ कौन सी उपस्थित होता है जी, कीटोनिक समूह। और कीटोनिक समूह का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी फ्री बॉन्ड, कार्बन डबल ऑक्सीजन फ्री बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, तो कैसा दूसरा कार्बन के साथ क्या है, कीटोन। आप जाकर देखिएगा फ्रुक्टोज में, आपको आपके कॉपी में बना होगा, तो यहां पर लिखिएगा ध्यान से। लिखिए पहला ए नंबर में, यह स्वाद में मीठा होता है। फ्रुक्टोज का भौतिक गुण, फ्रुक्टोज का भौतिक गुण, कहां पे देखिए, इसकी थोड़ी सी मात्रा सब्जी में पाई जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मात्रा में पाया जाता है सब्जियों में, लेकिन फलों में इसका, फलों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इवन कि फल का मीठा होने के कारण है फ्रुक्टोज, समझे ना। जिस फल में फ्रुक्टोज की मात्रा जितना कम होगी उतना कम मीठा होगा, समझे ना। बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, मतलब निम्न मात्रा में, समझे ना। सब्जी में बहुत निम्न मात्रा में पाई जाती है, लिखिएगा। अच्छा, आलू, हाँ, एक मिठका आलू होता है ना जी। चलिए लिखिए, यह स्वाद में मीठा होता है। लिखिए, यह स्वाद में मीठा होता है। इट इज स्वीट इन टेस्ट, यह स्वाद में मीठा होता है। दूसरा, इसके गलनांक का मान उच्च होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसके गलनांक का मान उच्च होता है। इसके गलनांक का मान उच्च होता है, मान लिखल है, इसके गलनांक का मान उच्च होता है ना, इसके गलनांक का मान उच्च होता है। लिखिएगा अगला, यह जल में घुलनशील होता है। अगला लिखिएगा, यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। अरे बाबू सुनिए, तो आपसे यदि पूछेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर क्या है, बता दीजिएगा। बताते हैं कैसे, बोलिएगा। कहिए सर,
आपका जो ग्लूकोज है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं बोलिए तो? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसे हम लोग एल्डोज भी कहते हैं, इसे हम लोग कीटोज भी कहते हैं। इसमें पहले कार्बन के साथ क्या होता है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। इसमें दूसरे कार्बन के साथ कौन सी उपस्थित होता है? कीटोन उपस्थित होता है। कहिए सर। और उसके बाद क्या बोलिएगा? यह स्वाद में ग्लूकोज बोलिएगा, यह स्वाद में कम मीठा होता है, यह स्वाद में अधिक मीठा होता है। समझे ना? ऐसे लिखिएगा, बस हो गया, 3 गो अंतर लिखिएगा। बहुरे लिखिए यहां पर। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। लिख लिया ना? चलिए लिखिएगा। हो गया यहां तक कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखिएगा। फ्रुक्टोज बनाने की समान विधि लिखिए। फ्रुक्टोज बनाने की समान विधि। फ्रुक्टोज बनाने की समान विधि बताइए, ये आपको बताया कि नहीं बताया? देखिए यहां पर तो रेनू याद रखो तो पहले क्या था बताइए तो? C बार है, H22O11। इसका हम लोग क्या कराए बोलिए तो? जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर क्या मिला बोलिए? C6H12O6। ये क्या हो गया आपका? ग्लूकोज। ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। बात समझे ना? अब प्लस C6H12O6, ये क्या हो गया आपका? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। अब यहां पर देखिए तो नुनूरे, यहां देखो तो क्या लिखा हुआ सुनिए। जब डाइसैकेराइड को तनु, अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है, तो ये कौन सी है? डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड का नाम कौन सी है बोलिए तो? इसका नाम है सुक्रोज। ये सुक्रोज कहां पे पाया जाता है जी? केतारी में या गन्ना में? कोई दिक्कत? तो कहेंगे सर देखिए यहां से क्या लिखा हुआ? जब डाइसैकेराइड को तनु, अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की, पहला ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज, लिख लीजिएगा इसमें। लिखिए तो जब डाइसैकेराइड को तनु अम्ल, जब डाइसैकेराइड को तनु अम्ल, जब डाइसैकेराइड को तनु अम्ल अथवा एंजाइम के उपस्थिति में, जब डाइसैकेराइड को तनु अम्ल अथवा एंजाइम के उपस्थिति में, जब डाइसैकेराइड को तनु अम्ल अथवा एंजाइम के उपस्थिति में, तनु अम्ल अथवा एंजाइम के उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो, जल अपघटन मतलब जल फेंटना, जल अपघटन कराया जाता है तो, जल अपघटन कराया जाता है तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। लिख लिया? तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है ना? लिखिए, अपना कोशिश कीजिएगा, आप लोग के क्वेश्चन देते लिखने के लिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में अंतर स्पष्ट करें। और जानते हैं ग्लूकोज जानते हैं षष्टविमीय संरचना बनाता है और फ्रुक्टोज पंचविमीय संरचना बनाता है। अभी जस्ट बताने वाले, लेकिन कितने अंतर है? कहीं पूछ दे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर है। हालांकि बहुत कम संभावना है सब क्वेश्चन पूछने का, बट पूछ भी सकता है आपसे। ज्यादा देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार को बताए। बोले कार्बोहाइड्रेट क्या है? जल अपघटन के आधार पर इसके विभिन्न प्रकार को बताए। बस यही हो गया, वही तीनों को, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये पूछेगा या पूछ देगा ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट है ना, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
2 से 10 यूनिट प्राप्त होते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए तो, है ना, ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड, माल्टोज, ये सभी किसके एग्जांपल है ना, सुक्रोज, ये सभी किसके, ग्लाइकोजन, गोल, है ना। चलिए 2 से 10 हटाए जिसको, हटा दे इसको। चलिए आप देखिए बाबू, इसका संरचना देखते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का संरचना देखिए। तो हम क्या किए हैं यहां पर, देखिए बाबू रे, यहां पर देखिए, ये आपका फीसर प्रोजेक्शन है। यहां पर देखिए, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर गौर से देखिएगा, सुनिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, गिनिए इसमें कार्बन, देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए जितना कोना उतना कार्बन ना। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया। यहां पर क्या है जी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज के अणु चक्रीय संरचना में षष्ठविमीय संरचना तथा फ्रुक्टोज के अणु चक्रीय संरचना में पंचविमीय संरचना बनाते हैं। फ्रुक्टोज का ये हुआ संरचना, और कहेंगे सर इसका संरचना ये हो गया। देखिएगा ध्यान से, इसमें गिनिए तो हाइड्रोजन गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 12। इसमें गिनिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 3 7, अरे 4 3 7 8 9 10 12। देखिए बाबू सुनिए, ये फ्रुक्टोज का संरचना है। तो फ्रुक्टोज जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके आपस में मिलकर के पंचविमीय संरचना का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें कौन सी कहेंगे सर, प्रक्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन उपस्थित होता है, और इसमें प्रक्रियात्मक समूह के रूप में कौन सी उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। इसलिए यह किस का संरचना बनाता बोलिए तो, षष्ठविमीय संरचना बनाता है। तो देखिए अंतर क्या क्या हो गया, एगो कहेंगे सर स्वाद में खूबे मीठा होता है, ठीक, एगो का नाम कौन सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एगो का नाम पॉलीहाइड्रोक्सी, एगो को हम लोग एल्डोज के नाम से जानते हैं, एगो कीटोज के नाम से जानते हैं। एगो संरचना षष्ठविमीय होता है, एगो की संरचना पंचविमीय होता है। सर इसमें पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, और इसमें दूसरे कार्बन के साथ कीटोन प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। सर ग्लूकोज के तुलना में ये ज्यादा मीठा होता है, ग्लूकोज से ये कम मीठा होता है, ग्लूकोज से ये ज्यादा मीठा होता है, और ग्लूकोज इससे कम मीठा होता है। बस ये सब अंतर हो गया, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में अंतर। आपको जब होमवर्क देखेंगे इसको लिखिएगा, पहले लिखिएगा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिएगा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का चक्रीय संरचना, 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 ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का चक्रीय, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिए तो इसमें लिखिएगा ग्लूकोज के अणु चक्रीय संरचना में, ग्लूकोज के अणु चक्रीय संरचना में षष्ठविमीय संरचना, ग्लूकोज के अणु चक्रीय संरचना में षष्ठविमीय संरचना तथा फ्रुक्टोज के अणु चक्रीय संरचना में पंचविमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, तथा फ्रुक्टोज के अणु चक्रीय संरचना में पंचविमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, पंचविमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। क्या ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की संरचना को बना में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होते हैं। यहां तक हो गया ना। चलिए इसको थोड़े उतारना है, ई ब्लॉक थोड़े, ई ब्लॉक तो आप जानबे करते हैं, खाली ऊपर वाला बस।
पहले षष्टविमीय संरचना बना लीजिए बस, उसके बाद खींच दीजिए। जहां जहां कोना है ना, सिर्फ देखिए एक कॉम्प्लेक्स कोना होगा बस, ये वाला। बाद बाकी जितने कोना है सगरो ऊपर एच दीजिए, नीचे ओ एच दीजिए, जहां जहां भी है। एक यहाँ पर ओ देना है। चलिए इस संरचना थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, समझे ना, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा इस संरचना को। कौन कौन इस संरचना का भी बना दीजिएगा, बताइए इतना देख के इसको। चलिए गुलशन बना सकता है, और ये संरचना अभी बना दीजिएगा, अभी देखे काहे न बना दीजिएगा। कुछ है लेकिन सुनिए, ऑक्सीजन के बाद वाला खाली याद रखिएगा, जिसके साथ आपको CH2OH देना है। बाद बाकी सब तो आसान है। जितने कोना ऊपर में H नीचा में OH, ऊपर में H नीचा में है, देखिए आपके सामने हम बना देते। देखिए ये आपका हो गया। नहीं देखेंगे जी, चिंता क्या करते, नहीं देखेंगे। देख लिया ना, देखिए यहाँ पर इसमें खाली आपको देना है CH2OH, ठीक। अब बाद बाकी सुनिएगा ध्यान से, जहां जहां कोना है ना, ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH। हाँ अच्छा, इसमें ऊपर में OH। अरे एगो तीसरा है, सुनिए गौर सुनिए, तीसरा कार्बन के साथ एगो सिर्फ होगा इसमें, तो दिख रही है ना, एक है, सुनो जहां जहां टर्न है वहां कार्बन, 1 2 3। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। चलिए, और यहाँ पर भी ऊपर में H होगा, यहाँ पर OH होगा, ठीक। और यहाँ पर आपका एगो H होगा, ऊपर में H है खाली, तो हो गया ना, बन गया। अरे सुनिए देखिए नहीं ना, चलिए यहां से एगो खाली OH ऊपर गया ना, एक। अच्छा सुनिए, इसको छोड़े देना है, 1 2 और तीसरा कार्बन साथ देना होगा। चलिए हो गया ना। आइए ध्यान से बाबू, यार देखिए तो, अरे यार दीजिए, अरे ध्यान दो, फ्रुक्टोज का संरचना देखिए तो, फ्रुक्टोज का संरचना क्या है देखिए, इसका पंचविमीय है। कौन सा संरचना है, तो देखिए जहां जहां कोना होगा ना, दोनों कोना पर ऊपर में देना है CH2OH, ये देखिए यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर देना है CH2OH, दोनों कोना पर CH2OH, और एक साथ OH लटकाइएगा, एक साथ H लगा लटकाइएगा, बाद बाकी सेम टू सेम, ऊपर H नीचा OH, ऊपर H। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट संरचना पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पर रूपांतरण, मॉडरेशन, रूपांतरण क्या होता है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। कंचिका रहा है, जब अल्फा ग्लूकोज को पानी में डाला जाता है तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा ग्लूकोज किसके रूप में, बीटा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जलों का संयोजन होता है, और इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। लिखिएगा रूपांतरण, मॉडरेशन, 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 रूपांतरण। देखिए जब अल्फा ग्लूकोज को पानी में डाला जाता है, तो जब अल्फा ग्लूकोज को
पानी में डाला जाता है तो, जब अल्फा ग्लूकोज को पानी में डाला जाता है तो, जब अल्फा ग्लूकोज को पानी में डाला जाता है तो अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के रूप में, तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के रूप में, तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीटा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि जलों का संयोजन होता है, क्योंकि जलों का संयोजन होता है, क्योंकि जलों का संयोजन होता है, क्योंकि जलों का संयोजन होता है और इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। तो पानी में डालने के बाद अल्फा ग्लूकोज क्या में कन्वर्ट होगा जी? बीटा ग्लूकोज में। आप ओलिगोसैकेराइड दूसरा टाइप्स, ये आपका है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड देखिए ध्यान से बाबू, अरे सुनो तो यहाँ पर एक बार समझो क्या है। यदि ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटित किया जाता है तो दो समान द्रव्यमान वाले ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, जिसे अपवृत शर्करा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अपवृत, है ना। कहेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक साथ किसके नाम से जाना जाता है? अपवृत शर्करा, है ना, अपवृत शर्करा। सुक्रोज के अंदर क्या पाया जाता है जी? ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज दोनों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? यदि ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटित किया जाता है तो दो समान द्रव्यमान वाले ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है। तो लिखिएगा, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है। ये अगला साल वाला है, वही पिछला साल। ये सब तो आपका ब्रह्मास्त्र में सब दिया हुआ। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए 58 70 में 58 नहीं 70 नंबर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, 35 सबको बनाना होता है। हम लोग 70 में मिलाने की कोशिश करते हैं, 70 में 70 भगवान के नाम और लेख मिलवाते हैं, समझे। हे भगवान, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन मिल जाए, समझे। ओस नहीं होता है, समझे, ओस नहीं होता है तो एना ना कर लेते हैं, एना ना कलम उलम में आंख बंद करके देखते हैं। ओस नहीं होता है 4 उंगली लेके दांत काटते हैं, देखते हैं कौन आएगा, समझे ना। ये सब ना हम लोग सोचते होंगे, ये सब कुछ नहीं सोचते। लिए लिखिएगा, उस वक्त आप लोग करते हैं जब क्वेश्चन नहीं बनता, रुक दांत काटे रुक, जब ज्यादा कटे तो हुआ सर। उसने कोई बच्चा को बुलाया, कहेगा कि बोली में पकड़ कौन उंगली, कहेगा कौन, कहेगा बगल वाला पूछेगा कौन उंगली, पकड़ेगा, कहेगा ये आंसर हो तो मार। ऐसा नहीं करना है। लिखिए, लिखिएगा बाबू, लिखिए सुक्रोज, लिखिए तो यदि ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटित किया जाता है तो, यदि ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटित किया जाता है तो, यदि ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटित किया जाता है तो दो समान द्रव्यमान वाले, यदि ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटित किया जाता है तो दो समान द्रव्यमान वाले ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है। दो समान द्रव्यमान वाले ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की प्राप्ति होती है, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है। कहेगा अपवृत शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक साथ क्या कहते हैं जी? या तो सुक्रोज कहिए या तो अपवृत शर्करा कहिए, जिसे अपवृत शर्करा कहा जाता है।
जिसे अपवृत्त शर्करा कहा जाता है। चलिए लिख लीजिएगा इसको। बाबू ये सुनो ये ध्यान से, षष्ठविमीय संरचना वाला कौन सी है बोलिए? ग्लूकोज। पंचविमीय संरचना वाला फ्रुक्टोज। अब यहां पर देखिए तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है जी? ऑक्सीजन। कौन सी है यहां पर कॉमन? ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिएगा, गिनिए तो, गिनते हम। अभी ये जानते हैं क्या बाबू? सुनिए यहां से, अभी दोनों एक के साथ में सुक्रोज है। टोटल गिनिएगा ना तो टोटल आपको 12 कार्बन मिलेगा। अरे 12 कार्बन मिलेगा, और यहां पर ऑक्सीजन यदि गिनिएगा तो ऑक्सीजन आपको कितना मिलेगा? C12H22 11 को मिलेगा। क्या को गिन के देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑक्सीजन 11 है। क्यों? क्योंकि अभी जल अपघटन नहीं हुआ है। अरे जल अपघटन होगा तब ना अलग अलग। एक हिस्सा में कौन सी आएगा? एगो एगो O एगो H। एक हिस्सा में क्या आएगा? खाली एगो H। समझे ना? अरे जल अपघटन करवाएंगे तब। अभी देखिए ना, अच्छा हाइड्रोजन की नहीं है तो हाइड्रोजन देखिए ना, कार्बन 12 होगा, जहां जहां कोना वहां कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। कोना जो है, कोना के अलावा वाला रिंग जोड़ना पड़ेगा जी। कार्बन 12 को, C12। सब प्रत्येक कोना पे है कोई कार्बन है। चलिए 12 हो गया। हाइड्रोजन हम लोग ऑक्सीजन गिन लिया, हाइड्रोजन गिनिए। हाइड्रोजन 22 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। 11 हो गया। 11 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया ना? चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अरे ये सुक्रोज का है, सुक्रोज का है। इसमें देखिए, इसमें बता रहा है कि एल्डिहाइड भी है, इसमें कीटोन भी है, दोनों एक साथ है जब तक जल अपघटन नहीं हुआ है। जल अपघटन होता है यही बीच वाला टूट जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडी बंध। ये जो ग्लाइकोसाइडी बंध जो है ना, यही टूट जाता है, तो ग्लूकोज अलग हो जाता है, फ्रुक्टोज अलग हो जाता है। ये फोटो बना लीजिए। ग्लाइकोसाइडी बंध जब टूट जाएगा तब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग हो जाएगा। कल थोड़ा सा क्लास रिनोवेट आपको मिलेगा ना, कल नहीं तो परसों। सब चीज थोड़ा चेंज करने वाला है, कुछ कुछ।
ये है कौन सी? सुक्रोज। ये है कौन सी? अच्छा, सुक्रोज के बीच में कौन सा बंधन है जो दोनों को एक साथ जुड़े हुए हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। कौन सा बंध जी? ग्लाइकोसाइडी बंध। चलिए, ग्लाइकोसाइडी बंध। आइए चुपिए, यहां पर देखिए तो अब है माल्टोज। क्या आपका? माल्टोज। लिखिए माल्टोज। माल्टोज। रे बाबू ये सुनो, हमने आपको पढ़ाया है कि माल्टोज के जल अपघटन से 2 ग्लूकोज मिलता है। क्या ग्लूकोज मिलता है? एक ग्लूकोज जो है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एक का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। देखिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, आपका ग्लूकोज सेम संरचना है, बीच में कौन सी आ गया जी? ऑक्सीजन। कौन सी आ गया? लिखिएगा, इसका मतलब इसका भी C6H12O6 होगा, इसका भी C6H12O6 होगा। देखिए तो, लिखिए एक अन्य डाइसैकराइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 के साथ, देखिए C4 के साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण को दर्शाता है, अतः यह अपचायी शर्करा है। लिखिएगा यहां पर, लिखिए तो, लिखिए बाबू, लिखिए तो, माल्टोज एक डाइसैकराइड, माल्टोज एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। अरे लिखिए, हम जो लिखा रहे, माल्टोज एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज, डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, याद है ना? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कल जो बताए थे। लिखिए, माल्टोज एक डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां उपस्थित होती है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां उपस्थित होती है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां उपस्थित होती है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां उपस्थित होती है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां उपस्थित होती है, जिसमें एक ग्लूकोज की C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़ा होता है, जिसमें एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़ा होता है, जिसमें एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़ा होता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई, देखिए दूसरी इकाई का C1, विलयन में ग्लूकोज का दूसरी इकाई का C1 एल्डिहाइड समूह देता है। विलयन में दूसरी समूह है ना, विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई है ना, क्या लिखे? C1 एल्डिहाइड समूह मुक्त, देखिए एल्डिहाइड समूह मुक्त करता है, वही एल्डिहाइड समूह मुक्त करता है या मुक्त लिखे देता है, एल्डिहाइड समूह मुक्त करता है ना, जो एक अपचायक गुण है, जो कि एक अपचायक गुण है, अतः यह एक अपचायी शर्करा है। अतः यह एक अपचायी शर्करा है। देख लिया ना, लिखिएगा। देखिए ये वाला फोटो, अरे सिमिलर फोटो है, सेम टू सेम फोटो का बीमारी है ना, जीरोक्स पेपर।
अरे एक बार गलत बनाया, इस बार तो सही पक्के न बना देंगे। वो एच ओ एच ऊपर नीचे कर दिए तब न, नहीं तो इस बार तो कन्फर्म सही बनेगा। वही संरचना दो बार है। यहां पर देखिए एच देना है, नीचे ओ एच नहीं देना है। माल्टोज से क्या प्राप्त हुआ था? दो ग्लूकोज। माल्टोज से दो ग्लूकोज। षष्टविमीय संरचना बनाइए ना, ऐसा का मैदी में कितने संरचना आप लोग बनाते हैं? मैदी में संख्या कितने संरचना बनाते हैं? तब एना वाला बनाते हैं आप लोग? छोड़िए, नहीं हुआ, नहीं हुआ, छोड़िए। एना वाला, एना वाला बनाते हैं। और बाद यहां से फिर करते हैं जी, फिर एना कुछ होता है इस टाइप से। अरे ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, समय आने दीजिए, समय है अभी, आपको वक्त दीजिए जनाब। लैक्टोज लिखिएगा, लैक्टोज लिखिए। लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण, हाँ, लैक्टोज, लैक्टोज को हम लोग गैलेक्टोज के नाम से भी जानते हैं। लिखिए लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण, लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण समानता दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण समानता दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण समानता दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। देखिए, यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से निर्मित होती है। अरे कुछ अंतर है कहां? खाली एच का अंतर है ना जी। एच देखिए उलट पुलट है, देखिए ना, एच नीचा में, अगर एच कहां पे है, तो ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया गैलेक्टोज।
बाद बाकी देखें शुरू में अंतर है, कुछ है अंतर देखिए, और कोई अंतर है इधर OH OH नहीं नहीं, बस एक को सिर्फ उल्टा कर दिए इसको। देखिए यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है, या बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। गैलेक्टोज C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य, गैलेक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य, है ना। गैलेक्टोज देखिए यहां पर, ये गैलेक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य बंद होता है, अतः यह भी अपचायी शर्करा है। गैलेक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य बंद होता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है, यह भी एक अपचायी शर्करा है। यदि आपको कोई पूछे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार के समावयवी हैं, प्रक्रियात्मक समूह समावयवी। क्यों? क्योंकि अणुसूत्र दोनों का समान है, एगो में कीटोन है एगो में एल्डिहाइड है, लेकिन अणुसूत्र में कोई अंतर, तो अणुसूत्र समान लेकिन गुण अलग अलग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समावयवी। और किसके कारण जी? प्रक्रियात्मक समूह के कारण। किसके कारण? इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक समूह समावयवी। ये वाला फोटो बना लीजिए। आइए तरुक एक आगे मिलेंगे कल के क्लास में। देखिए बाबू इसका क्या किए हैं, देखिए हाइड्रोजन पहले ऊपर हुआ करता था, इससे पहले वाला फोटो में देखिए तो ये हाइड्रोजन को नीचे कर दिए। ये है बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, ओवरऑल लैक्टोज। हो गया यहां तक ना? हटाए। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।